मेरा नाम आदिल है। गुर्बत और बेरोजगारी ने मेरी कमर तोड़ दी थी। दिन रात दर दर की खाक छानता था, मगर किस्मत हमेशा मेरा मुंह चिढ़ाती। इस दिन भी मेरा एक इंटरव्यू था, मगर वहां से भी खाली हाथ लौटना पड़ा। सूरज की तेज धूप आंखों को जला रही थी। पसीने की बूंदें पेशानी से बहकर गिरेबान में समा रही थी। मैंने आसमान की तरफ देखकर सोचा, क्या मेरा मुकद्दर वाकई कभी नहीं बदलेगा। दिल ही दिल में गुस्से और बेबसी का लावा दहक रहा था। सड़क किनारे चलते चलते अचानक एक पेड़ नजर आया। मैं इसकी छांव में आकर थककर खड़ा हो गया। बैग से पानी की बोतल निकाली, मगर वो भी खाली निकली। हलक सूख रहा था, सांसें भारी हो रही थी। ऐसे लगा जैसे किस्मत भी मेरा मजाक बना रही हो। इतने में एक नरम और नाजुक हाथ मेरी तरफ बढ़ा। दूध जैसी गोरी जिल्द, बारीक चूड़ियां और हाथ में एक ठंडी पानी की बोतल। मैंने चौंक कर सर ऊपर उठाया और वो मंजर देखकर दिल की धड़कन थम सी गई। वो एक गैर मामूली हसीन औरत थी, सब्ज रंग के सूट में लिपटी हुई, जैसे कुदरत ने अपनी सारी खूबसूरती इसी पर निछावर कर दी हो। उम्र पख्तगी की दहलीज पर जरूर थी, लेकिन इसके चेहरे की कशिश, आंखों की चमक और लबों की मुस्कुराहट ने लम्हे भर में मुझे मशहूर कर दिया। इसने नरमी से कहा, ये लो पानी पी लो। मैं काफी देर से तुम्हें देख रही हूँ, तुम बहुत थके और परेशान लग रहे हो। मैंने एक ही सांस में पूरी बोतल खत्म कर दी। दिल चाह रहा था वक्त यहीं थम जाए। वो औरत बहुत अमीर लग रही थी, बड़ी गाड़ी खरीद खड़ी थी। अंदाज़ और इतवार बता रहे थे कि वो किसी बड़े घराने से हैं। मैंने झिझकते हुए कहा, शुक्रिया मैम, असल में मैं यहाँ पास के ऑफिस में इंटरव्यू देने आया था, लेकिन बदकिस्मती से नौकरी नहीं मिली। कई बार कोशिश की, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। वो लम्हा मेरे लिए आम नहीं था, क्योंकि इस औरत की आंखों में एक अजीब सा जज्बा छुपा हुआ था, जैसे मेरी महरूमी को देखकर वो कुछ और सोच रही हो। मुझे अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी का आगाज साबित होगी। मैंने दोबारा इस औरत का शुक्रिया अदा किया और थके कदमों से अपने घर की तरफ चलने लगा। घर पर मेरी बीमार माँ और जवान बहन मेरा इंतजार कर रही थी। इनके लिए दवाई और सब्जी लानी थी, खाना बनाना था। घर के सारे बोझ का वजन मेरे कंधों पर ही था। गुर्बत का यह आलम था कि अक्सर मैं पैसे बचाने के लिए पैदल ही लंबे रास्ते तय करता था। अभी मैं चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि अचानक एहसास हुआ जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने चौंक कर पीछे देखा तो मेरा दिल धड़क उठा। वही औरत थी। वो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रही थी। एक लम्हे के लिए मुझे लगा शायद इसका भी घर इसी रास्ते पर हो, मगर सवाल यह था कि वो अपनी बड़ी गाड़ी छोड़कर मेरे पीछे पैदल क्यों चल रही थी। मैंने रफ्तार तेज कर दी, लेकिन अगले ही लम्हे वो मेरे बराबर आकर चलने लगी। जब मैं रुका तो वो भी रुक गई और एक खास अंदाज में बाल समेटते हुए खड़ी हो गई। इसकी यह हरकतें मेरे लिए अजीब भी थी और पुरअसरार भी। दिल कह रहा था कि ये कोई मामूली औरत नहीं है। मेरी पेशानी पर शिकन आ गई। मैंने सख्त लहजे में कहा, मैडम, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? मैंने आपका शुक्रिया भी अदा कर दिया था। आप क्या पानी के भी पैसे देने पड़ेंगे? मेरी बात पर वो खिलखिलाकर हंस दी। इसकी हंसी ऐसी थी जैसे कांच की चूड़ी बज उठी हो। फिर इसने पर्स खोला और एक भारी लिफाफा मेरे हाथ में रख दिया। मैं चौंक गया। दिल में अजीब सा वसवसा उठा, आखिर इस लिफाफे में क्या है? जब मैंने लिफाफा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर नोटों के अंबार थे, इतनी बड़ी रकम के मेरे हाथ कांपने लगे। मेरी जेब में तो सिर्फ चंद सिक्के थे और यहाँ मेरे सामने लाखों रुपये थे। वो धीरे से बोली, ये सब तुम्हारे हो सकते हैं अगर तुम चाहो तो। मैं हैरान हो गया। लरसते हुए पूछा, मगर क्यों? हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं, ना कोई पहचान है ना रिश्ता, तो फिर आप मुझे इतनी बड़ी रकम क्यों देना चाहती हैं? कहीं आप मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही? वो औरत लम्हा भर के लिए खामोश रही, फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, किसी खामोश जगह पर बैठकर बात करेंगे। इसकी नजरें मेरे दिल के अंदर तक उतर रही थी। मैंने इनकार करने की कोशिश की, मगर मेरी गुर्बत और माँ बहन की जिम्मेदारियों का ख्याल आते ही कदम खुद ब खुद इसके पीछे पड़ने लगे। वो आगे आगे थी और मैं पीछे पीछे।
दिल में एक अजीब सा खौफ भी था और खुशी भी। लाखों रुपये मेरी दुनिया बदल सकते थे। मैं सोच रहा था कि इस रकम से माँ का इलाज करवा सकता हूँ, बहन की शादी कर सकता हूँ और अपना कारोबार भी शुरू कर सकता हूँ। वो मुझे शहर के एक बड़े और शानदार होटल में ले आई। ये वो जगह थी जहाँ आने का मैंने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। अंदर हर तरफ चमक धमक थी। हर मेज पर अमीर लोगों की महफिलें सजी हुई थी। हम कोने की एक मेज पर बैठ गए। इसने वेटर को इशारा किया और खाने का ऑर्डर दिया। मेरा दिल धड़क रहा था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। कुछ देर बाद इसके फोन पर कॉल आई। वो फोन सुनने के लिए बाहर चली गई। मैं तन्हा मेज पर बैठा इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। दिल ही दिल में सोचा, आखिर ये औरत कौन है और मुझे ये दौलत क्यों दे रही है। अचानक मेरा दिल कांप उठा। क्या यह सब किस्मत का खेल था या किसी बड़ी कहानी का आगाज। वो अपनी कुर्सी पर आ बैठी। खाना आ चुका था। इसने नरमी से कहा, पहले खा लो फिर बात करते हैं। मैं अंदर ही अंदर बेचैन था। दिल में ख्याल आ रहा था कि ना जाने ये औरत आखिर क्या कहना चाहती है। वो अपने मोबाइल पर नजरें जमाए कुछ टाइप कर रही थी। मुझे डर सा लगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे किसी ऐसे खेल में फंसा दे जिससे मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। मैंने हमेशा ईमानदारी को अपनी पहचान बनाया था। गुर्बत और मुश्किलों ने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन गलत और गैर कानूनी काम का ख्याल तक कभी नहीं आया। इसलिए दिल धड़क रहा था कि अगर ये औरत मुझसे कोई घिनौनी बात कर बैठी तो मैं क्या जवाब दूंगा। कुछ लम्हों बाद इसने मोबाइल एक तरफ रख दिए। मैंने खामोशी तोड़ते हुए खाने पर हाथ डाला। भूख इतनी शदीद थी कि मैंने जी भर के खाया, मगर खाने के साथ साथ दिल की धड़कनें और तेज हो रही थी। फिर वो लम्हा आया जिसने मेरी रूह तक को झिंझोड़ दिया। वो औरत हौले से बोली, तुम्हें मेरी बेटी के साथ एक रात गुजारनी होगी। कल इसकी सालगिरह है और मैं चाहती हूँ इसे ऐसा तोहफा दूं जो हमेशा याद रहे। तुम्हारे जैसे हसीन और जवान लड़के के साथ वो पागल की तरह खुश होगी। इसकी बात सुनकर मैं जैसे पत्थर का हो गया। दिमाग सुन्न हो गया। आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। कोई माँ अपनी बेटी को ऐसा तोहफा कैसे दे सकती है। ये सोचकर मेरा दिल कांप उठा। मैंने नजरें झुका ली। शर्म से कान जलने लगे। लरजती आवाज में कहा, मैम माफ कीजिएगा, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। चाहे मैं गरीब हूँ, बेरोजगार हूँ, लेकिन मेरी इज्जत मेरी सोच से बढ़कर कुछ नहीं। मैं कभी भी इतना घिनौना कदम नहीं उठा सकता। यह कहकर मैं अपनी कुर्सी पीछे हटाकर उठने ही वाला था कि अचानक इसने फिर वही भारी लिफाफा मेरे सामने रख दिया। इस बार वो पैसे मेरे सामने लहरा रही थी, जैसे मेरे इरादों को तोड़ने का हथियार हो। वो धीरे से बोली, सोच लो आदिल, एक रात की बात है। ये 10 लाख तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर तुम ना चाहते तो मेरी बेटी के लिए लड़कों की कमी नहीं है, लेकिन तुम मुझे जरूरतमंद लगे, इसलिए सोचा तुम्हारी मदद कर दूं। इसकी मुस्कुराहट पर इसरार थी, जैसे वो जानती हो कि मैं कब तक अपनी खुददारी पर कायम रह सकूंगा। मेरे अंदर एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ मेरी माँ का इलाज, बहन की शादी और घर की गुर्बत, दूसरी तरफ मेरी इज्जत, मेरा ज़मीर। मैं बहुत देर तक सोचता रहा, फिर दिल की कमजोरी जीत गई। मैंने जल्दबाजी में फैसला कर लिया। धीरे से कहा, ठीक है, मैं मानता हूँ। इसकी आंखों में चमक आ गई। वो मुस्कुराकर बोली, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये लो 2 लाख एडवांस, बाकी रकम कल तुम्हें मिल जाएगी, बस तैयार रहना। मैंने कांपते हाथों से वो नोट कबूल कर लिए। जैसे ही वो पैसे जेब में रखे, मेरे दिल पर बोझ और बढ़ गया। होटल से निकलते हुए मैं सीधा बाजार गया। वहां से तैयार खाना खरीदा, कुछ दवाइयाँ ली, थोड़े बहुत फ्रूट और घर का राशन भी भर लिया। घर पहुंचा तो अम्मा ने सामान देकर हैरत से कहा, बेटा आज तो सब्जी नहीं बल्कि पका पकाया खाना और इतना सामान ले आया, ये सब कैसे। मैंने माँ की आंखों में खुशी देखी, मगर दिल के किसी कोने में चुपता हुआ राज मुझे अंदर से तोड़ रहा था। मैं खामोश था क्योंकि जो सौदा मैंने अपनी किस्मत से किया था वो किसी को बताने की हिम्मत नहीं रखता था। मैं आज तक कभी इतना सामान घर नहीं लाया था। इसलिए माँ और बहन बार बार सवाल करने लगे, बेटा इतने पैसे कहाँ से आए। सुबह तो कह रहे थे जेब में 1 रुपया भी नहीं है। इनके सवालों पर मेरा दिल घबरा गया, लेकिन माँ के सामने सच बोलने की हिम्मत मुझ में ना थी। हाथ मुंह धोते हुए आहिस्ता से कहा, माँ
मेरी नौकरी लग गई है, मुझे एडवांस मिला है, इसी से ये सब ले आया हूँ। सोचा आज बाजार से तैयार खाना ले आऊं ताकि बहन को भी आराम मिल जाए। मेरी बात सुनकर बहन खुशी से चमक उठी। वो रोज घर के कामों में जुटी रहती थी, आज पहली बार इसे सुकून और खुशी मिली थी। माँ ने मेरी पेशानी पर हाथ रखकर कहा, अल्लाह तुझे कामयाब करे बेटा, अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो हमारे दिन भी बदल जाएंगे। हम तीनों एक साथ बैठे खाने लगे। माँ और बहन हंसी खुशी बातें कर रहे थे, लेकिन मेरा दिल अंदर से बोझल था। मैं बार बार सोच रहा था, वो औरत, वो रात, वो 10 लाख, क्या ये सब कोई ख्वाब है या जाल। अगली सुबह तैयार होकर घर से निकला तो माँ ने प्यार भरी आवाज में पूछा, बेटा इतनी तैयारी कहाँ जा रहे हो? मैंने मसनवी मुस्कुराहट के साथ कहा, माँ कल बताया था ना, मेरी नौकरी लग गई है, वही जा रहा हूँ। आप दुआ करें कि आपका बेटा कामयाब हो जाए। माँ की आंखों में उम्मीद की रोशनी झलक रही थी। मैं दिल पर पत्थर रखकर घर से निकल पड़ा। रिक्शा लेकर जैसे ही औरत के बताए पते पर पहुंचा, वो आंखें हैरत से खुल गई। यह कोई आम घर नहीं, बल्कि एक महल था। इतना शानदार घर मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था। दरवाजे पर खड़े होकर मैंने दोबारा कागज पर लिखा पता देखा, यकीन करने की कोशिश की, फिर हिचकिचाते हुए इसके नंबर पर कॉल मिलाई। फोन उठते ही इसकी आवाज आई, कहाँ हो तुम? मैंने धीरे से कहा, मैम मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ। वो तेजी से बोली, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। डरते डरते मैं इस महल नुमा घर में दाखिल हुआ। अंदर की शान शौकत देखकर आंखें चंद आ गई। कीमती झाड़, फानुस, सुनहरी पर्दे और महंगी खुशबुओं की महक हर तरफ फैली हुई थी। अचानक वो औरत सामने आ गई, महंगे लिबास में तैयार, जैसे आज किसी खास तकरीब की मेजबान हो। मैंने नजरें झुकाकर कहा, मैम मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मजबूर हूँ इसलिए आया हूँ, वरना। वो खैखा लगाकर हंसी और बोली, मुझे मालूम था तुम यही कहोगी, लेकिन याद रखो अगर मेरा काम ढंग से ना किया तो तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। पैसे चाहते हो तो मेरे कहने के मुताबिक सब कुछ करना होगा। फिर इसने नौकरानी को आवाज दी, मेहमान आए हैं, इनके लिए चाय बनाकर लाओ। मैं हैरतों के समंदर में डूबा हुआ था। हर लम्हा मुझे यह औरत मजीद परेशान लग रही थी। इसने करीब आकर धीरे से कहा, काम तुम्हें रात को करना है, तब तक तुम्हें यही मेरे घर में वक्त गुजारना होगा। पूरा दिन मैंने वहां गुजार दिया। बार बार खाने पीने का सामान मेरे सामने रखा जाता रहा, मगर मेरा दिल किसी और ही बेचैनी में डूबा था। आखिर वो घड़ी भी आ पहुंची। रात के सन्नाटे में वो औरत मेरे पास आई। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। इसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ, अब वक्त आ गया है, मेरी बेटी तुम्हारी मुंतजिर है। मेरी धड़कनें बेकाबू हो चुकी थी। सोचा, अगर माँ इतनी हसीन है तो बेटी कैसी होगी। वो मुझे सीढ़ियां चढ़ाते हुए ऊपर ले गई। दिल की धड़कनें तेजी से तर हो रही थी। जैसे ही हम इसके कमरे के दरवाजे पर पहुंचे, इसने दरवाजा खुद खोला। मैंने लरसते कदमों से अंदर दाखिल हुआ और अगले ही लम्हे मेरे होश उड़ गए। कमरा इसी तरह सजा हुआ था जैसे आज मेरी सुहाग रात हो। फूलों की खुशबू, नरम रोशनी और बिस्तर पर एक लड़की लेटी हुई थी, लेकिन वो लड़की इतनी ज्यादा हसीन थी कि जैसे चांदनी रात का अक्स जमीन पर उतर आया हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी मासूम और दिलकश लड़की कभी नहीं देखी थी, लेकिन एक बात मेरे दिल को चीर रही थी, वो लड़की खामोश क्यों थी? क्या वो सो रही है या फिर बेहोश? मैंने हिम्मत जुटाकर इसकी माँ से पूछा, ये सो रही है। वो औरत एक पुरअसरार मुस्कुराहट के साथ धीरे से बोली, नहीं ये बेहोश है और मैंने ही इसे बेहोश किया है। तुम्हें जो कहा है वही करो, बाकी बातों में ना पड़ो। ये सुनकर मेरे वजूद में झुरझुरी से दौड़ गई। इसके बाद वो मेरे कंधे पर हाथ मारकर कमरे से बाहर निकल गई और दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। अब मैं तन्हा इस लड़की के करीब था। इसका चेहरा इतना पुरकशिश था कि मेरी नजरें इससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं खुद को बार बार समझा रहा था कि मुझे सिर्फ अपना मकसद याद रखना है, मगर दिल बार बार बगावत कर रहा था। मेरी सांसें तेज हो रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब गया और पहली बार इसके चेहरे के बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो गया।
अचानक दिल में एक अजीब सा ख्याल आया, क्या मैं इस मासूम लड़की के साथ वो सब कर सकता हूँ जिसका ऑर्डर इसकी माँ ने मुझे दिया है। मेरा ज़मीर बार बार चीख रहा था। मैंने अपना वक्त पूरा किया, मगर इस लड़की को हाथ तक न लगाया। मैंने खिड़की से बाहर झांका। इसकी माँ बेचैनी से टहल रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली, अपनी शर्ट सीधी की और सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गया। जब मैं इसकी माँ के सामने पहुंचा तो वो बड़े गौर से मेरे चेहरे को देख रही थी। मैंने एक मसनवी मुस्कुराहट लबों पर सजाकर कहा, मैडम आपका काम हो गया है। ये सुनकर इसके चेहरे पर सुकून आ गया, जैसे किसी भारी बोझ से आज़ाद हो गई हो। वो जल्दी से बोली, मेरी बेटी जागी तो नहीं? कोई रद्द अमल तो नहीं दिया? मैंने नजरें झुकाकर कहा, नहीं, वो तो सारी रात बेहोश रही। मैंने आपका हुक्म पूरा कर दिया है। ये सुनते ही इसके लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट आ गई। इसने पर्स से 8 लाख रुपये निकाले और मेरे हाथ पर रखते हुए सख्त लहजे में कहा, अब यहाँ से निकल जाओ, दोबारा कभी मुझे नजर न आना, और याद रखना अगर जबान खोली तो अंजाम तुम सोच भी नहीं सकते। मैं खामोशी से वहां से निकल आया। जेब में पैसों का वजन था, मगर दिल पर एक बोझ था। मैंने माँ को बहाना बनाकर कहा कि ऑफिस के पहले दिन बॉस ने खुश होकर एडवांस दिया है। माँ और बहन मेरी बात सुनकर खुश हो गई, मगर इनकी आंखों में एक अनजानी तशवीश छुपी हुई थी। रात गए जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मोबाइल की घंटी बजी। इस औरत की कॉल थी। इसकी आवाज में नरमी और अजीब सा नशा था। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया। तुम्हें देखकर लगा कि तुम ही वो इंसान हो जो मेरा राज संभाल सकता है। पैसों की फिक्र मत करो, जितने चाहो इतने मिलेंगे। मैं खामोश रहा, मगर अचानक वो धीरे से बोली, तुम जानते भी नहीं मेरी बेटी को मैंने क्यों बेहोश किया। इसके पीछे ये कैसा राज है जो तुम्हारी जिंदगी ही बदल देगा। मेरे दिल की धड़कन एक लम्हे को रुक सी गई। ये सब महज पैसों का खेल नहीं था, इसके पीछे कुछ और ही कहानी छुपी हुई थी। मैंने जेब से मोबाइल निकाला और इसमें वो वीडियो चलाई जो पिछली रात इस औरत के घर में मैंने रिकॉर्ड की थी। जैसे ही स्क्रीन पर मंजर उभरा, मेरे लबों पर एक बारीक सी मुस्कुराहट आ गई। यह महज वीडियो नहीं थी, बल्कि आने वाले दिनों में मेरे लिए खजाने की चाबी बनने वाली थी। मैं जानता था कि सही वक्त पर यही सबूत इस औरत की जेब से मजीद पैसे निकलवाने में मेरी मदद करेगा। अब मेरे दिल में लालच एक आग की तरह भड़क चुका था, और ये आग इतनी आसानी से ठंडी होने वाली नहीं थी। मैंने वक्त पर नजर डाली। रात के ठीक 12 बज रहे थे। मैंने खुद से कहा, बस अब सोना चाहिए, कल का दिन फैसला कुन है। अगली सुबह मुझे एक ऐसा कदम उठाना था जो न सिर्फ मेरी जिंदगी बल्कि इस बेबस लड़की की जिंदगी भी बदलने वाला था। सुबह सवेरे आंख खुली तो मैंने जल्दी से तैयार होकर अपने दोस्त की बाइक निकाली। रास्ता भर दिल की धड़कनें तेज रही। तकरीबन 9 बजे मैं दोबारा इस औरत के आलीशान बंगले के बाहर पहुंच चुका था। एक नंबर पर कॉल की और कुछ ही लम्हों बाद दरवाजा खुला। वो औरत बाहर निकली और बिना कुछ कहे मेरे पीछे बाइक पर बैठ गई। मंजिल सिर्फ एक थी, कोर्ट। आज कोर्ट में एक ऐसा फैसला होना था जो मेरे और शाजिया दोनों के मुकद्दर बदल देगा। कोर्ट के बाहर जब मेरी नजर इस लड़की पर पड़ी तो वो शर्म से अपना चेहरा झुकाए खड़ी थी। बड़ी बड़ी आंखों में आंसू तीर रहे थे। वो बेहद हसीन थी, जैसे कुदरत ने इसे खास तौर पर तराशा हो, मगर इसकी मासूमियत में छुपा दर्द दिल को चीर रहा था। इस लम्हे मैंने खुद से वादा किया, जो भी हो अब ये लड़की मेरी अमानत है। कुछ देर बाद निकाह नामे पर दस्तखत हुए और वो लम्हा आ गया जब हम मियाँ बीवी बन चुके थे। इसकी आंखों से आंसू झड़ रहे थे, हाथ कांप रहे थे और वजूद लरज रहा था, लेकिन इसकी खामोशी के पीछे छुपा दर्द मेरी रूह तक को छू रहा था। यह फैसला रात के इस वाकये का नतीजा था जब मैं कमरे में अकेला इसके पास खड़ा था। इसकी मासूमियत देखकर मेरा ज़मीर हिल गया था। कोई भी कमजोर लम्हे में इसका गलत फायदा उठा लेता, मगर इसके चेहरे पर सच्चाई और पाकिज़गी की रोशनी मुझे अंदर तक हिला गई। इसी कश्मकश में मेरी नज़र कमरे के एक कोने में रखी डायरी पर पड़ी थी। मैंने डायरी उठाई और जैसे ही वक्त पलटा तो मेरी आंखें हैरत से फैल गई।
اس میں لکھا تھا یہ عورت میری سوتیلی ماں ہے. اس نے سب کو یقین دلایا ہے کہ میں پاگل ہوں تاکہ وہ میری جائیداد پر قبضہ کر سکے. میرے پاپا مجھ سے دور ہو گئے ہیں کیونکہ وہ بھی اب یہی سمجھتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. ڈائری پڑھتے ہوئے میرا دل کام گیا. اسی وقت میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نہ صرف اس عورت کا کھیل برباد کروں گا بلکہ شازیہ کو اپنا نام بھی دوں گا. میں اب مزید یہ سب کچھ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوں. اگر اس عورت نے ایک بار پھر میرے پاپا کے دل میں میرے لیے زہر گھولا تو میں اپنی زندگی کا چراغ خود ہی بجھا دوں گی. یہ جملے پڑھ کر میرا وجود کانپ اٹھا. یوں لگا جیسے میرے ہاتھوں میں کوئی آگ جل رہی ہو. اس ڈائری کے ہر لفظ میں ایسا درد چھپا تھا کہ میرے دل پر نقش ہونے لگا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی لڑکی بچپن سے ہی اتنے کٹھن حالت سہ رہی ہوگی. اس کی سوتیلی ماں جس نے مجھے اپنی جال میں پھنسا کر بلایا تھا دراصل صرف یہ چاہتی تھی کہ میں اس معصوم لڑکی کی عزت کو داغدار کر دوں تاکہ اس کا باپ بھی اس سے نفرت کرنے لگے اور ساری جائیداد پر وہ قابض ہو جائے. میں اس کے کہنے پر مان تو گیا تھا لیکن میرا ضمیر مجھے بار بار جھنجھوڑ رہا تھا. وہ لڑکی بے ہوش میرے سامنے پڑی تھی. اسے جان بوجھ کر نشہ دے کر سلایا گیا تھا. میں لمحہ بھر کو رک گیا. میرا نفس مجھے گھمراہ کر رہا تھا مگر میرا دل چیخ رہا تھا کہ نہیں، یہ معصوم ہے، یہ گناہ نہیں سہ سکتی. میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں انسان ہوں، حیوان نہیں. میں نے کئی بار اسے جگانے کی کوشش کی. آخر کار جب اس نے آہستہ آہستہ اپنی پلکیں کھولی اور کمرے کے ارد گرد دیکھا تو اچانک سہم گئی. جیسے ہی اس کی نظریں مجھ پر پڑی وہ گھبرا کر ایک دم پیچھے ہٹ گئی. لرزتی ہوئی آواز میں بولی، تم کون ہو اور میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز اتنی ہی معصوم تھی جتنی اس کی صورت. میں نے نرمے سے کہا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں سب کچھ سچ بتاتا ہوں، میں کوئی برا آدمی نہیں ہوں. پھر میں نے اسے پوری حقیقت بتا دی کہ اس کی ماں نے مجھے کس طرح لالچ دیا تھا اور اس کے بدلے مجھے 10 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا تھا. یہ سن کر وہ ششدرہ رہ گئی. اس کے چہرے پر بے یقینی اور دکھ کے سائے چھا گئے. اس نے اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا اور زاروں خطا رونے لگی. وہ ٹوٹے دل سے بولی، مجھے پہلے ہی شک تھا کہ وہ عورت کسی دن مجھے تباہ کر دے گی، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی گری ہوئی حرکت کرے گی. پھر وہ اپنی کہانی سنانے لگی. جب میں 9 برس کی تھی میری ماں ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئی. پاپا نے اپنی ساری دولت، اپنی ساری توانائی صرف اسی امید پر لگا دی کہ وہ ماں کو بچا سکیں. انہوں نے ایک ایک دن اپنی خوشیوں کو قربان کر دیا مگر قسمت ان پر مہربان نہ ہوئی. ایک دن ماں ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی. یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں پھر بھیگ گئی. وہ مزید بولی، ماں کی جدائی نے پاپا کو ٹوٹ کر رکھ دیا. وہ دن بہ دن اکیلے ہوتے گئے. بزنس سے بھی دل اٹھا لیا. میں چاہتی تھی کہ ان کے ساتھ رہوں لیکن پڑھائی اور عمر کی چھوٹی ذمہ داریاں مجھے پوری طرح موقع نہیں دیتی تھی. آخر کار رشتہ داروں کے دباؤ میں آ کر انہوں نے دوسری شادی کر لی. اس وقت میری عمر صرف 14 سال تھی اور وہ دن میری زندگی کی سب سے بڑی بدقسمتی ثابت ہوا. یہ سب سن کر میرا دل جیسے سینے میں ڈوبنے لگا. میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں صرف درد اور اکیلا پن تھا. لیکن اسی لمحے میرے دل میں ایک اور جذبہ بھی جاگ اٹھا. وہ معصوم لڑکی صرف رحم کی حقدار نہیں تھی بلکہ محبت کی بھی حقدار تھی. میرے پاپا نے اس عورت سے نکاح کیا اور اسے ہمارے گھر میں سہارا دیا. پاپا کو یہی گمان تھا کہ یہ عورت نہ صرف ان کی تنہائی دور کرے گی بلکہ مجھے بھی ماں جیسا پیار دے گی. اس وقت میں بھی یہ سوچ کر مطمئن تھی کہ چلو شاید اب میرے بابا کا دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور مجھے بھی ممتا کا لمس نصیب ہو. لیکن افسوس، وہ عورت گھر میں قدم رکھتے ہی اپنی چالیں چلنے لگی. اسے بخوبی معلوم تھا کہ ماں کی بیماری میں پاپا نے تقریباً ساری جائیداد لوٹا دی تھی اور اب صرف یہ حویلی باقی تھی جو میرے نام تھی. شادی کے بعد پاپا نے دوبارہ کاروبار پر توجہ دینی شروع کی. ان کا بزنس دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا. لیکن یہی چیز اس عورت کو کاٹنے کی طرح چبھنے لگی. وہ اپنے آپ کو اس گھر کی اصل مالکن سمجھنے لگی جبکہ حقیقت یہ تھی کہ قانونی طور پر یہ سب کچھ میرے نام تھا. میں معصوم دل سے اسے ماں مان کر اس کے قریب جاتی، اس کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کرتی،
लेकिन वो हर बार मुझे झड़क देती। पापा के सामने तो वो इतनी मीठी बनती जैसे सच्ची माँ हो, लेकिन जो ही पापा घर से बाहर जाते उसका असल रूप सामने आता। कभी मुझे भूखा रखती, कभी ताने देती, कभी सख्त जुमले कहकर मेरा दिल तोड़ देती। मेरा नन्हा सा दिल दिन ब दिन जख्मी होता जा रहा था। रफ्ता रफ्ता इस औरत ने मेरे खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। वो मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाती और पापा के कान भरने लगती। कई बार पापा मेरा यकीन कर लेते, लेकिन अक्सर वो इस औरत की मकारियों की जाल में फंस जाते और गुस्से में मुझ पर हाथ भी उठा देते। उनकी आंखों में वही बेटी जो कभी इनकी जान से बढ़कर थी, अब मुजरिम नजर आने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इस औरत ने पापा को इस हद तक बहकाया कि उन्होंने मुझे पागल कहना शुरू कर दिया और आखिरकार मुझे ये कमरे में कैद करवा दिया। कई दिनों से मैं इसी कमरे की तन्हाई में सुसक रही हूँ। मेरा हर लम्हा ये अजियत है। मेरी सौतेली माँ चाहती है कि मैं ये बंगला उसके नाम कर दूं ताकि वो मुकम्मल तौर पर काबिज हो जाए, लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि अगर मैंने ये कदम उठा लिया तो वो मुझे हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। काश वो मुझे सच में माँ जैसा प्यार देती तो शायद मैं अपनी खुशी से ही सब कुछ उसके हवाले कर देती, मगर उसने तो मेरा वजूद ही अजीरन बना दिया। उसने मेरे बाप को मुझसे दूर कर दिया, मुझे कैद कर दिया और अब मेरी हर सांस उसके जाल में फंसी हुई है। मगर एक बात वो औरत नहीं जानती कि मेरी जिंदगी में अब एक नया रुख आने वाला है। जो शख्स एक रात के लिए कमरे में लाया गया था, उसने मुझे धोखा नहीं दिया बल्कि मेरा मुहाफिज बन गया। मैं जानती हूँ अगर वो चाहता तो सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन उसने मेरा भरम रखा और अब दिल कहता है कि शायद मेरा असल सहारा वही है। शायद इसी वजह से इस औरत ने ये घिनौनी चाल चली कि तुम्हें मेरे कमरे में एक रात के लिए भेज दिया जाए ताकि किसी न किसी तरह कोई फुटेज मिल सके। मुझे पूरा यकीन था कि कमरे में खुफिया कैमरे जरूर लगाए गए हैं। सुबह होते ही वो औरत ये रिकॉर्डिंग पापा को दिखाकर मुझे जायदाद से बेदखल करना चाहती थी ताकि हमेशा के लिए इस घर से मेरा रिश्ता टूट जाए। वो लड़की जोर जोर से रोते हुए कहने लगी, मेरे पास पापा के सिवा कोई नहीं है और अब वो भी मुझसे छीन लिए गए हैं। ये औरत मेरी जिंदगी को दोज़ख बना चुकी है। मैं थक गई हूँ ऐसे जिंदगी जीने से। उसकी बेबसी और लरसती आवाज ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने आहिस्ता से इसके आंसू साफ किए और कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ जो किसी लड़की की मजबूरी का फायदा उठाए। मेरी बात सुनकर वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई, जैसे इसके दिल को सुकून मिल गया हो। मैंने कहा, तुम्हारी डायरी पढ़ने के बाद मुझे तुम्हारी जिंदगी की हकीकत का अंदाजा हो चुका है। अब तुम तन्हा नहीं हो। वो कांपती आवाज में बोली, मगर तुम मेरी मदद कैसे करोगे? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, शादी करूंगा तुमसे। मुझे तुम्हारी दौलत या बंगले से कोई गरज नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। फिर मैंने इसे अपना पूरा मंसूबा बताया। रात खत्म होते ही मैंने मौका देखकर कमरे के सारे खुफिया कैमरे नाकारा कर दिए ताकि कोई सबूत हाथ ना लग सके। अगले दिन हमारे प्लान के मुताबिक शाजिया ने अपनी माँ के सामने रोते हुए ड्रामा किया कि इसकी इज्जत लुट चुकी है। वो औरत बहुत खुश हुई और फौरन मुझे फोन करके कहा, तुमने कमाल का काम किया है, अब ये लड़की हमेशा के लिए बर्बाद हो गई है। लेकिन हकीकत इसकी उलट थी। शाजिया मेरे साथ पहले ही कोर्ट मैरिज कर चुकी थी। इसके पापा 2 दिन के लिए दुबई गए हुए थे। जब वो वापस आए तो इस औरत ने हस्बे आदत जहर उगला और कहा, तुम्हारी बेटी बदचलन है, किसी गैर लड़के के साथ मुंह काला करके आई है, अब इसे घर से निकाल दो। वो रिकॉर्डिंग भी दिखाना चाहती थी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि फुटेज बिल्कुल खराब थी क्योंकि मैं तारें पहले ही काट चुका था। लेकिन असल धचका तब लगा जब मैंने एक और खुफिया रिकॉर्डिंग शाजिया के पापा को भेज दी, जिसमें वो औरत खुद अपने मकरू मंसूबे का इतराफ कर रही थी। ये देखते ही पापा ने अपनी दूसरी बीवी को जोरदार थप्पड़ रसीद किया। वो औरत शॉक में आ गई क्योंकि अपने ही बिछाए जाल में वो खुद फंस चुकी थी। शाजिया ने भी सब कुछ साफ साफ बता दिया और कहा कि वो मुझसे निकाह कर चुकी है।
पापा ने बगैर किसी ताखीर के इस औरत को तलाक देकर घर से निकाल दिया। अब वो औरत दर दर की ठोकरें खा रही है। पापा ने हम दोनों की शादी धूमधाम से की। वो कहने लगे, बेटा अगर तुम्हें शादी करनी ही थी तो मुझे पहले बता देते, मैं खुशी खुशी तुम्हारी जिंदगी आबाद करता। मेरी माँ और बहन को भी शाजिया से कोई एतराज नहीं था, क्योंकि वो खूबसूरत होने के साथ नेक दिल भी थी। मेरी जिंदगी इसके साथ सुकून और खुशियों से भर गई। शादी के कुछ दिन बाद एक दिन शाजिया ने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़ा और आहिस्ता से कहा, अगर तुम ना होते तो शायद आज मैं जिंदा भी ना होती। तुमने मुझे जिंदगी नहीं बल्कि मोहब्बत दी है। मैंने इसकी आंखों में झांका और कहा, शाजिया ये मेरा वादा है कि अब कोई भी तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा रहोगी। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा था। मुझे लगा जैसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।